हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं। आज बात करूंगा कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है पेपर के अंदर वो ये होता है कि क्या नहीं पढ़ के जाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। स्ट्रेटजिकली चलना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठ गए तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के गए और आप सब कुछ याद नहीं रख पाए। अल्टीमेटली आपका लॉस होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई लॉस हो। आपके पास जितना टाइम है ये इनफ है। इसके अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है। 3 महीने के अंदर पूरे फिजिक्स में ड्रास्टिक चेंज लाया जा सकता है। और ध्यान रखिए कि जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन है उनके साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। उनको एक ही दिन मिला है, सीबीएसई ने केवल एक दिन दिया है उनको पढ़ने के लिए। ऐसे में आपको बहुत प्रिसाइजली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपके लिए नया अपडेटेड सिलेबस जो फिजिक्स का है वो लेके आया हूं, ताकि आपको ये पता चले कि क्या चीज छोड़नी है हमें और क्या चीज पकड़नी है और डेप्थ में जाके पकड़नी है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का क्लास 12th का सिलेबस। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। और क्लास 12th के सिलेबस पे हम यहां पर आ गए हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मार्किंग स्कीम क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 चैप्टर जो आपके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 चैप्टर अपने आप में 16 नंबर की वेटेज रखते हैं। मतलब ये जो पहले 3 चैप्टर हैं आपके, कम से कम 16 मार्क्स के आने हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। मैं सीबीएसई के वर्कशॉप अटेंड करता रहता हूं, मुझे पता है कि वो किस तरीके से डिजाइन करते हैं। अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर भी सेट होता है तो भी जो है 40% मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल रखा जाता है फिजिक्स के अंदर। 60% पेपर इजी आता है। बट 60% पेपर इजी आने का मतलब यह है कि आपके मार्क्स उतने तो नहीं आएंगे जितने आप चाहते हैं। तो इसलिए हम पहले समझ लें कि मार्किंग स्कीम क्या है, फिर क्या चीज इनके अंदर छोड़नी है वो उस पर बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं यहां पर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की। तो मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, यहां तक जो है 17 नंबर का आएगा। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है मार्क कर देता हूं कि केवल चैप्टर 4 से लेकर के चैप्टर 7 तक जो है आपका 17 नंबर का है। चैप्टर 4 से चैप्टर नंबर 7 तक। ध्यान रखिए सेकंड बुक का जो ईएम वेव है वो ऑप्टिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। सीबीएसई उसको ऑप्टिक्स में कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं इसके आगे की। देखिए ये जो है, हाँ, तो यहां पर हम बात करते हैं जो ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो है कुल मिलाकर 18 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर 18 नंबर के आ रहे हैं। ये वाले 3 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 18 नंबर के चैप्टर। तो वेटेज देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा वेटेज जो है किसको मिली है? इस चैप्टर को मिली है, ऑप्टिक्स को मिली है, वेव्स को मिली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, और आपको मैं मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम इनकी क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। और मैं बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वर्कशॉप हमारी होती रहती है फिजिक्स में, क्या बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए, और पेपर में क्या पूछा जाए, क्या नहीं पूछा जाए। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एग्जाम जब सेट किया जाता है तो उससे पहले टीचर्स को सिखा दिया जाता है कि ये सारी चीजें आप ध्यान में रख करके कोर्स कंप्लीट कराइए। बट बहुत सारे टीचर्स जो है इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो अपने पुराने धर्रे पे चलते रहते हैं, उन्होंने जो सीखा है वही पढ़ाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरीके से कोई टाइम वेस्ट हो। इसलिए आप बहुत प्रिकॉशनरी रहें, क्या नहीं पढ़ना है इस बात का पूरा ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट है आपका मॉडर्न फिजिक्स का ड्वेल नेचर, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई। ये टोटल मिलाकर के आ रहे हैं 12 नंबर के। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहा है 7 नंबर का। सोचिए अकेला सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो चैप्टर सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल है, सबसे आसान है, वो चैप्टर आ रहा है 7 नंबर का। तो कहीं ना कहीं आपको उसको डेप्थ में जाके प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उससे 7 नंबर का पेपर आएगा और वो पेपर बहुत आसान होगा, उसके आंसर्स आपको आते होंगे।
मैं गारंटी देता हूं आपको आते होंगे। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डेरिवेशंस आपको करके जाने हैं, और जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको साथ ही साथ। और डेफिनेशंस, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि डेफिनेशन सर कौन से आएंगे या ग्राफ्स कौन से आएंगे। ग्राफ को तो लेके बहुत ज्यादा जो है पैनिक मचा रहता है कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह के ग्राफ आएंगे और आपको कैसे उन ग्राफ को प्लॉट करना होता है, कैसे उन्हें याद रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के लिए ये क्लास नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो अब बहुत टैलेंटेड हैं उनके लिए अब तक तो सिलेबस खत्म ही हो चुका है। उन्होंने तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया, उन्हें जेई का भी पढ़ लिया है, उन्होंने जेई एडवांस तक का पढ़ लिया है, तो उनके लिए ये क्लासेस नहीं होती है। क्लास उनके लिए है जो बच्चे वीक हैं, या फिर जो बच्चे ये जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है उनके मन में कि क्या आने वाला है एग्जाम में, उनके लिए है। अब वो चाहे जेई एडवांस, जेई मेंस या सीबीएसई के बच्चे हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, वो किस तरीके का बिहेव करता है। ऑल्दो वो इंडक्शन फिनोमिना के बारे में उन्होंने स्पेशली नहीं इस बार जो है पूछा था और मेंशन भी नहीं किया हुआ है यहाँ पर, बट आपको तीनों मेथड्स आने चाहिए, फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और आपका एक लास्ट एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये मेथड आपको तीनों आने चाहिए। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल आएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल आएगा। बात करते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस अगर हमें कूलम्स लॉ लगाना है तो उसका आपको वेक्टर फॉर्म भी आना चाहिए और स्केलर फॉर्म भी आना चाहिए, दोनों फॉर्म आने चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर मल्टीपल चार्ज है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या चीज है, इसका डेफिनेशन पूछेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल एक न्यूमेरिकल होगा जिसमें दो से ज्यादा चार्जेस होंगे, ठीक है, तीन हो सकते हैं किसी ट्रायंगल पे बैठे हुए, या चार हो सकते हैं किसी स्क्वायर पे बैठे हुए, ठीक है, या पेंटागन हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे रिंग मैंने ये बताया तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वहां पर यूज होता है, कोई स्फीयर है वहां पर यूज होता है। तो ऐसे केसेस में कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आपको आना चाहिए। मतलब ये पूरा पोर्शन न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, इसके ऊपर थ्योरी नहीं आने वाली है। थ्योरी बस इतनी सी रहेगी, कूलम्स लॉ किसे कहते हैं, ठीक है, स्टेट या डिफाइन ऐसा कुछ। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डायपोल के हो, सिंगल चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज का हो, ऐसे कोई भी डायग्राम हो, या फिर थिन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो या लाइन चार्ज पर रिप्रेजेंट करनी हो, उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम्स आप अच्छे से स्टडी करेंगे, उनके ग्राफ्स आप अच्छे से स्टडी करेंगे, उनके डेरिवेशंस आप अच्छे से स्टडी करेंगे। पॉइंट चार्ज के चलते डेरिवेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये सारी चीजें आपने स्टडी करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मतलब वो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली जो डेरिवेशन है बेटा, वो करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद टॉर्क ऑन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर उसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है, टॉर्क पी क्रॉस ई वाला जो फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है इस चैप्टर में से। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे, एक तो होता है ई डॉट डी एस के ऊपर बेस, ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो इनके डेफिनेशंस। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की एप्लीकेशन, उसका डेरिवेशन, थिन शीट का डेरिवेशन, स्फेरिकल शेल का डेरिवेशन, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए इन्होंने सॉलिड स्फीयर का नहीं पूछा है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इस बार नहीं पूछा है। तो आपको अगर थिन स्फेरिकल शेल पूछा तो थिन स्फेरिकल शेल ही आएगा। अब होता क्या है कि बच्चे फ्लो में ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो टॉपिक इसके अंदर नहीं है तो वो नहीं पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जो है सिलेबस से बाहर जाके, वो होता है कई बार कि एक क्वेश्चन ऐसा डल गया जो सिलेबस के बाहर था, तो उसके लिए सीबीएसई पर केस भी होता है, वहां पर फाइट भी की जाती है, बट जो चीज डिफाइंड है वो तो डेप्थ में आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसके मैं आपको बताने वाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो तरह के न्यूमेरिकल, एक ई डॉट डीएस से सॉल्व होता है, ठीक है, और एक चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से होता है, इसी को गॉस थ्योरम बोलते हैं। तो एक ये वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें एक क्यूब होता है उसके अंदर एक चार्ज प्लेस कर देते हैं, एक स्फीयर है उसके अंदर एक चार्ज प्लेस कर दिया, बोला स्फीयर को डबल कर दिया, अभी बताओ कितना फ्लक्स बनेगा, तो भाई कोई चेंज नहीं होने वाला फ्लक्स में।
तो ऐसे क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन आपको सेट करके देंगे। या फिर ई डॉट डी एस से ये वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं पेपर में, कि एक सिलेंडर बना दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन डिफाइन कर दिया, यहाँ एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी वेक्टर फॉर्म में और एरिया वेक्टर भी दे दिया वेक्टर फॉर्म में, पूछा कि उसमें से कितना फ्लक्स बनेगा। तो वो सारे न्यूमेरिकल आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं फॉर दिस चैप्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बेटा ये है सेकंड चैप्टर आपका। इससे क्या पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे क्या पढ़ना है। और ये जो मैंने अभी आपको ऊपर पहला चैप्टर बताया ना, इससे ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आ रहा है। ध्यान रखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल भी मार्क कराऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वही न्यूमेरिकल, चाहे भले उनकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाए या उनमें से थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दे चीजों को, बट वही न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, डायपोल के चलते किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए ये आपका डायपोल है, तो इस पॉइंट पर थीटा एंगल पे ये पॉइंट है, इस पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका डेरिवेशन पूछेंगे। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? उसके न्यूमेरिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम एंड मल्टीपल चार्ज सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उस पर क्या असर पड़ता है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका पोटेंशियल। तो इसका एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, वो आप जरूर करके देखें। ठीक है, आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या डायपोल में जो है अगर हम बात करें पोटेंशियल फाइंड आउट करते वक्त तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके का है, E इज इक्वल्स टू ए अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये वाला एक बार न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करके देखिएगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से इस चीज को पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा थ्योरी में आपको इसकी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, यहां तक आपको डेफिनेशन याद करके जानी है। तोते की तरह आपको याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए आपको, मतलब बिल्कुल एकदम होता है ना घूट के पी लिया, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये ना हो कि हमें डाइलेक्ट्रिक पता ही नहीं, जब हम तो डाइलेक्ट्रिक जानते नहीं, भूल गए, याद करके आए थे, नहीं, इतना डेप्थ में पढ़ के जाओ कि आपको एक एक पॉइंट उसका पता हो। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको अच्छे टिप्स पे याद होनी चाहिए। बात करता हूं कि इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की सीरीज एंड पैरेलल, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको क्यों ना दिया जाए, आप आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एंड एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, सारा याद होना चाहिए एकदम टिप्स पे। ठीक है, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन नहीं आ रहा है, इसका डेरिवेशन नहीं आ रहा बेटा, इसका डेरिवेशन रट के नहीं जाना है किसी को भी। ठीक है, कि हाफ सी वी स्क्वायर कैसे आया या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी कैसे आया, कोई रट के नहीं जाएगा। जब पूछा ही नहीं है सीबीएसई ने, दे देगा तो केस करेंगे ना इस बात पे। आप क्यों परेशान होते हो? आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि आपको जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया है वो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, और ये चीज ध्यान रखेंगे कि हाफ सी वी स्क्वायर की डेरिवेशन नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और। नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें से क्या क्या पूछा जाना है वो बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, तीन तरह के न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको आने चाहिए। पहला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी का, दूसरा होता है क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी का, तीसरा होता है आपका ग्राफ बेस। ठीक है, जिसमें एक बार इंटीग्रेशन करके निकालना होता है, एक बार स्लोप से निकालना होता है। ये चारों पैटर्न्स आपको कराए गए होंगे, आपके टीचर ने आपको कराया होगा, नहीं कराया होगा तो आप मेरे साथ कर लीजिएगा जब मैं कराऊंगा इसको, और ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, ये आपको थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए, कैसे फ्लो करते हैं, क्या फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक लॉजिकल असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन, इसकी डेप्थ नॉलेज और इसका डेरिवेशन, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये ध्यान रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन सीबीएसई। एंड मोबिलिटी, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी जरूर पढ़ के जाइएगा भाई, मोबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ के जाइएगा, फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा। इनसे असर्शन रीजनिंग जरूर डिजाइन हो जाती है। ये पोर्शन ऐसा है जिससे असर्शन रीजनिंग डेप्थ में मांगते हैं नॉलेज के अंदर, ठीक है। एंड रिलेशन बिटवीन द करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, या फिर मोबिलिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ आपको आना चाहिए, दोनों मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में आपको डिफरेंस पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक होता है V इक्वल्स टू IR और दूसरा होता है J इक्वल टू सिग्मा E। तो ये आपने दोनों आने चाहिए आपको। और VI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर नॉन लीनियर दोनों आने चाहिए। लीनियर मतलब ओमिक और नॉन लीनियर मतलब नॉन ओमिक ग्राफ्स आपको दोनों आने चाहिए। ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, तो याद होना चाहिए, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान रखिए उसमें लिखा नहीं है स्पेशली लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को कंटिन्यूअसली कई सालों से, इसलिए मुझे पता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी, जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ ना, ये हेल्प करता है आपको, आपको समझ में आता है कि हाँ जी मेरे को ये चीज तो मैंने इसमें पढ़ी ही नहीं थी, ठीक है। तो सिलेबस को भी रीड करना है ना, सीबीएसई का डिफिकल्ट टास्क है। सिलेबस भी केवल टीचर ही आपको समझा सकता है कि ये चीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा रही है। ये मत सोचिए कि आपको सिलेबस जो है आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, सिलेबस को भी डेप्थ में समझना जरूरी है। बात करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर की, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर के साथ उसकी डिपेंडेंसी, ये सब के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इसके ऊपर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। किसका? रेजिस्टेंस का तो पूछेंगे, बैटरी का भी सीरीज पैरेलल आपसे पूछा जा सकता है। किरचॉफ्स लॉ इज द हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूमेरिकल एक जरूर आने के चांस रहते हैं हर साल, ठीक है, हर साल एक न्यूमेरिकल आने के चांस रहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत सस्ते में निपट जाओगे, पर अगर इसका डेरिवेशन आ गया तो एक बार बेटा करके जरूर जाना, क्योंकि वहां पर ऑन द स्पॉट आप ड्राइव नहीं कर पाओगे किरचॉफ्स लॉ को, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ से व्हीटस्टोन ब्रिज को, ठीक है। तो एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की अपनी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? चौथा चैप्टर, ठीक है। तो चौथे नंबर का चैप्टर अगर मैं बात करूं इसके अंदर, एक सेकेंड, चलिए, तो फोर्थ नंबर के चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो क्या चीज आ रही है? कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेसिक कंसेप्ट। बायट-सैफर्ट लॉ की कोई डेरिवेशन नहीं, भले ही आपके स्कूल टीचर ने कराई हो, आपने बहुत अच्छे से याद करी हो, डजंट नीड, क्योंकि पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बायट-सैफर्ट की डेरिवेशन नहीं आएगी। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, एक बार जरूर पढ़ लेना, पता चला ये तो डेप्थ में करके चले जाओ और ये सोचो कि अरे ये तो कोई हमने मतलब, क्योंकि ये आता ही नहीं है फिजिक्स के अंदर 12th क्लास में पढ़ाने के लिए कोई, ये सबको लगता है पढ़ा होगा बच्चे ने, सीधा जो है स्टार्ट होते हैं बायट-सैफर्ट लॉ से। तो बायट-सैफर्ट लॉ से स्टार्ट होंगे, या फिर अगर आप एससीवी पढ़ रहे हो तो सीधा फोर्स से स्टार्ट हो जाती है कहानी। तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा या तो फोर्स से स्टार्ट कर रहा है या बायट-सैफर्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट भी सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर बायट-सैफर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन, और सिर्फ डेरिवेशन जो है बायट-सैफर्ट से वो है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये डेरिवेशन आपसे पूछी जाएगी, ध्यान रखिए। बायट-सैफर्ट से एक डेरिवेशन मात्र जो है वो है सर्कुलर लूप की, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। एम्पियर्स लॉ, और उसमें सॉलिड वायर और हॉलो वायर दोनों का डेरिवेशन, दोनों के ग्राफ तोते की तरह याद होने चाहिए, कि जैसे ही आपसे पूछा जाए पढ़ 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 आप शुरू हो जाएं कि भैया इसको ऐसे ड्राइव करेंगे। ग्राफ अच्छे से पिक्टोग्राफिक मेमोरी के साथ स्टोर करके लेके जाना है। वैसे तो आप मैथमेटिक्स में अगर अच्छे हैं तो ये सारी चीजें बेबुनियादी हैं, आप बड़े आसानी से चीजों को जो है सॉल्व कर सकते हैं वहां पर अगर आप मैथ में थोड़े से कच्चे हैं, मैंने अभी भी बोला ये क्लास उन बच्चों के लिए नहीं है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो यार फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं बट स्टिल वो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका स्कोर 85 प्लस 90 प्लस तक चला जाए। तो उनके लिए सबसे पहला काम है कि अपने सिलेबस को समझो, स्मार्ट वर्क करो। अब तुम उनसे नहीं कंपीट कर सकते जो टैलेंटेड है, पर उनसे कंपीट करने का एक अल्टरनेट मेथड ये है कि आप पहले समझो कि
जो सिलेबस है वो क्या है, फिर उसके बिहाफ पे पढ़ना शुरू करो। 2 महीने के अंदर अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि आपको सारे टॉपिक आते हो। अब आप में और उनमें कोई भी गैप नहीं रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे इसके। तो यहां पर स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट सोलेनाइड ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, क्या मतलब होता है इस बात का वो समझा देता हूं आपको। स्ट्रेट सोलेनाइड की बहुत सारे टीचर डेरिवेशन कराते हैं, पूरा डेप्थ में ले जाते हैं उन बच्चों को, सब कुछ करा देते हैं। पहली बात तो पता नहीं क्यों करा रहे हैं यार वो बंदे, क्यों बंदों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पर इतना सारा। क्योंकि अगर आप देखो उसका डेरिवेशन इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन, उसके बाद आउटपुट क्या है, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के अंदर न्यूमेरिकल आने वाले हैं, डेरिवेशन नहीं पूछने वाला कोई भी। उसके बाद अगर आप नीट की बात करें, नीट में तो बहुत छोटा ही लेवल पे आता है एकदम क्वेश्चन, तो एकदम छोटे लेवल पे क्वेश्चन आता है कि 45 सेकंड में सॉल्व हो जाए, तो मतलब ही नहीं है। सीबीएसई पूछ नहीं रहा, भैया क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, उतने में कुछ और टास्क कर लो, उस कुछ फिजिक्स में थोड़ा और इंप्रोवाइज कर लो, एक के पीछे क्या लगने की जरूरत है। तो स्ट्रेट सोलेनाइड जो है उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही आएगा, मतलब उसका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आपको मिलेगा। ठीक है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, ठीक है, लॉरेंट्स फोर्स जो होता है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डेफिनेशन भी, फॉर्मूला भी, और उसके न्यूमेरिकल भी, और उसके लॉजिकल क्वेश्चन भी, वो भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लॉजिकल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अरे भाई हो जा आगे, ये भी डिलीट हो रहा है। चलिए, ये एडिट नहीं है एक्चुअली, क्या है कि अभी हमने ये जो है नया नया लगवाया है यहाँ पे, तो थोड़ा मेरे साथ इसको और मैं इसके साथ थोड़ा फ्रेंडली नहीं है अभी। जैसे जैसे फ्रेंडली हो जाएंगे और फ्लो स्मूथ हो जाएगा और। ठीक है, खैर बात करते हैं आगे। बेटा यहाँ पे ध्यान दो आप, अब छोड़ो ये तो कहानियां हैं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद आया कुछ? force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, F is equals to ideal cross B वाला, derivation definition सब कुछ numerical। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सच में। ये टॉपिक आपको करके ही जाना है। और इसके अंदर एक और टॉपिक छुपा हुआ टॉपिक, इसके बिहाफ पे डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर। आपसे पूछेंगे 1 एम्पेयर क्या है, तो आप इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में इस चीज को यूज करते हुए एम्पेयर की डेफिनेशन दी गई है। एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में ये चीज लिखी हुई है, आप जाकर के पढ़िए, आपको हेल्प मिलेगी। अंट शंट टॉपिक तो यार आप बहुत पढ़ लेते हो, ठीक है यार, टू द पॉइंट सही टॉपिक सही टाइम पे पढ़ो, सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करोगे। और जो बच्चे ये कहते हैं ना यार कि सर हम तो नंबर के लिए पढ़ते नहीं, तो यार तुम यहाँ पे हो भी क्यों? ठीक है, तुम नंबर के लिए पढ़ते नहीं, तुम वैसे भी पढ़ते नहीं, ठीक है, नंबर तुम्हारे आते नहीं, घर वाले तुम्हें भाई साहब पूछ नहीं रहे, टीचर तुम्हारी बेइज्जती करे जा रहे हैं, तुम्हें अपने आप में भी कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा। ठीक है, तो नंबर का तो खेल है यार, सारा सारा खेल ही नंबर का है। इलेक्शन हो रहा है, नंबर का खेल है। तुम्हारा सक्सेस काउंट की जा रही है, तुम्हारे अकाउंट में कितनी डिजिट हैं उसका खेल है। तो यार खेल तो सब नंबर का है बेटा, नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम ये कहोगे नंबर सर क्या, नंबर नंबर के लिए आप करे जा रहे हो, नंबर तो आ ही जाएंगे, नंबर नहीं आते बेटा, ऐसे नहीं आते। नंबर के लिए मेहनत चाहिए। सारा खेल ही, पूरे पूरे यूनिवर्स का खेल ही नंबर पे चल रहा है, पूरा मैथमेटिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं यहां तक, एम्पियर्स तक। अब टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टॉपिक है ये करके जाइएगा डेरिवेशन के साथ। ठीक है, फिर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ये भी डेरिवेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक, उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ हॉट टॉपिक। इसकी करंट सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये तीनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल शंट रेजिस्टेंस, अगर उसे हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। कम से कम 10 न्यूमेरिकल घर से लगा करके जाएंगे।
ठीक है, कम से कम बोले, ज्यादा से ज्यादा कितने भी लगा सकते हो भाई। अच्छे बच्चे कुछ होते हैं जो बढ़िया मेहनत करते हैं, वो कितने भी लगा सकते हैं, उनके पास टाइम इनफ है, मेहनत करें। बार मैग्नेट, ये क्या चीज है भाई, 5वां चैप्टर बार मैग्नेट। तो सर इसमें क्या करना है, इसमें पूरा अच्छे से बार मैग्नेट को डेप्थ में स्टडी करना बेटा, ठीक है। बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट सॉलिनोइड बनाना और उसका डेरिवेशन नहीं करना, उसी का डेरिवेशन नहीं करना, बस क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। ज्यादा ओवर उसमें मत चले जाना एकदम से ओवर थिंकिंग में कि भाई ठीक है अब तो इसको इक्विवेलेंट सॉलिनोइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं इसका डेरिवेशन मुझे सिखाया गया था मैं कर देता हूँ। अरे क्या करोगे करके, जो करना है वो करो ना। न्यूमेरिकल करने के लिए बताया तो थे, यहाँ पे गैल्वेमीटर का न्यूमेरिकल करो, लगाओ 10-10 20-20 न्यूमेरिकल है, लगाओ गॉस लॉ के न्यूमेरिकल, अनंत न्यूमेरिकल है वहां पे, जो पूछा जा रहा है उसके न्यूमेरिकल लगाओ ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, इसका भी कोई डेरिवेशन नहीं है। बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला रट के जाना है तोते की तरह, और न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर तैयार, बात खत्म। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी से, आप अच्छे से इसका डेरिवेशन करके जाइएगा, ठीक है। सॉरी इसका डेरिवेशन नहीं, न्यूमेरिकल करके जाइएगा, क्योंकि इसमें भी आपने क्या लिखा है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। तो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है मतलब इसमें भी कोई डेरिवेशन नहीं है। इट मींस कि इस चैप्टर से नो डेरिवेशन, बोल सकते हैं कि इस चैप्टर से कोई डेरिवेशन नहीं आने वाली है, ठीक है। जो आने वाली थी ऊपर मैंने आपको बता दी। पैरा डायाफेरो बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, 3 बार क्या 10 बार स्टार लगा लो। पूरा चैप्टर पढ़ के गए, ये पढ़ के नहीं गए तो फंसोगे वहां पर जाकर के, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर, ये सारी चीजें पढ़ के जाना, डेप्थ में पढ़ के जाना। हिस्टेरिसिस नहीं आ रहा, ज्यादा जोश में भी मत आ जाना, क्योंकि इसके बाद हिस्टेरिसिस आ जाता है, हिस्टेरिस पढ़ के नहीं जाना। हिस्टेरिसिस से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको, हिस्टेरिसिस कर्व से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, रिटेंटिविटी, कोएसिविटी, ये सब जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दी ही नहीं है, पढ़े क्यों भाई। इसके आगे का तो इफेक्ट ही नहीं दिया ना, ये बताइए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद का इफेक्ट ही नहीं दिया हुआ कि भाई हिस्टेरिसिस पढ़ना है, हिस्टेरिसिस में 2 तरह के कर्व पढ़ने हैं, 3 तरह के कर्व पढ़ने हैं, रिटेंटिविटी पढ़नी है, कोएसिविटी पहले लिखा होता था सिलेबस में, अब नहीं लिखा तो इसका मतलब नहीं है वो, क्यों परेशान हो रहे हो। जब विवेक सर साथ हैं तो भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए खोज खोज के सारी चीजें निकाल के रख दूंगा, आप बस उस चीज को, उस मलाई को जो मैंने आपके लिए निकाल के रखी है उसे खाते जाइए, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिलेबस का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है आपके साथ, पर डिस्कशन डेप्थ में हो रहा है, आपके फायदे के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ बाकी टीचर की तरह कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, फैराडे लॉ आएगा, ये आएगा, फिर चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे। अरे मुझे पता है यार उसमें से क्या आएगा, उसके अंदर भी क्या आएगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं, केवल इसके अंदर डेप्थ में क्या आने वाला है वो ही पता है, ठीक है। इतने साल से काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, ऐसे थोड़ी ना इतने साल का एक्सपीरियंस है। अभी अभी जो है मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों का रिजल्ट बनाने के लिए, तो बच्चों को अच्छी चीज देंगे ना निकाल के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डेप्थ नॉलेज लेके जाइएगा, लेंज लॉ, ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ, ये सारे इसके न्यूमेरिकल लॉज, एक्सपेरिमेंट, फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, और एक एक न्यूमेरिकल को डेप्थ में लगा के जाना, इससे टफ न्यूमेरिकल सेट होता है। ये चैप्टर ऐसा है जिससे टफ न्यूमेरिकल सेट करते हैं भाई, और बच्चों का दिमाग घुमा देते हैं वहां पर। ध्यान रखना, जेई मेंस लेवल का न्यूमेरिकल सेट हो सकता है यहाँ पे, एडवांस का तो नहीं कहूंगा कि एडवांस का तो कभी नहीं करते, पर हाँ जेई मेंस का जो टफ न्यूमेरिकल आते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा हॉट टॉपिक रहता है जिसमें टफेस्ट न्यूमेरिकल सेट किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना भाई, इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके भी 2-4 क्वेश्चन करके चले जाओ तो अच्छा है। ये 2 डेरिवेशन कर लेना यार, बच्चे वाले डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। दोनों की डेरिवेशन करने के बाद एक काम जरूर करना, दोनों के न्यूमेरिकल 10-10 लगा लेना, क्योंकि आपने इनके न्यूमेरिकल लगा लिए ना
तो दिल को तसल्ली हो जाएगी कि भाई ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन आ जाए, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, बच्चा फंस जाता है वहां पे, तो वहाँ वहाँ दुख होता है थोड़ा सा कि ना मतलब इतना मेहनत करके गया और थोड़ा सा फंस गया वहां पे, तो अच्छे से न्यूमेरिकल करके जाना है ना। बात करते हैं करंट अल्टरनेट करंट चैप्टर की, बहुत छोटा सा चैप्टर है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट क्या होता है? आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू दोनों की डेरिवेशन के साथ अच्छे से करनी है। रिएक्टेंस, इंपिडेंस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, फेजर डायग्राम से अच्छे से करनी है, फेजर से केवल, ठीक है, वो भी एलसीआर सर्किट, और कोई भी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस, पावर इन एसी, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप यही छोड़ देते हैं, वॉटलेस करंट भूल जाते हैं कि वॉटलेस करंट भी होता है कोई चीज, वॉटलेस पावर भी होती है कोई चीज, पढ़ के जाइएगा बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, अच्छे से डेफिनेशन रट करके जाइएगा, न्यूमेरिकल एक दो ट्राई करके जरूर जाइएगा, कई बार क्या पता किस्मत खराब हो न्यूमेरिकल ही पूछ ले कि वॉटलेस करंट की वैल्यू बता दीजिए। एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन, डेरिवेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग, टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे बहुत हॉट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर, टिप्स पे याद होना चाहिए डेफिनेशन, डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर, पूरा जो है अच्छे से दिमाग में एक एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी के साथ लेके जाना। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनका भी प्री बोर्ड का एग्जाम है ना बेटा, उनके लिए भी ये फायदेमंद है बहुत, क्योंकि प्री बोर्ड में भी सेम पैटर्न फॉलो करके पेपर बना रहे होंगे तुम्हारे टीचर, देखना जो मैंने बताया है पढ़ के जाना, और फिर पूर्व बताना कि भाई सर जो आपने बताया था वो आया, जो 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 आपने सिलेबस में कहा था सेम वैसे ही पैटर्न में आया, जिसकी आपने डेरिवेशन बना की थी वो डेरिवेशन नहीं आई, जिसकी आपने डेरिवेशन कही थी वो डेरिवेशन आए। फिर भी कई बंदे स्कूल के क्या होता है कि स्कूल में ना जो पेपर सेट होता है मैं आपको बता दूं, उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर्स इतना ज्यादा जो है उसको सही से सेट नहीं करते, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सेट नहीं करते, या सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट नहीं करते, उन्हें जो आता है उन्होंने वो सेट कर दिया, तो प्रॉब्लम होती है वहां पर बेटा, ठीक है। पर सीबीएसई ऐसा नहीं करता, सीबीएसई के पेपर मल्टीपल टाइम्स जो है सर्कुलेट होते 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 फाइनल एक पेपर तैयार होता है, ठीक है, उसमें मल्टीपल जगहों से एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के बाद ही पेपर आता है, ठीक है। हमारे को तो जरा जरा सी बात के लिए कम से कम 2-2 3 दिन की वर्कशॉप लेनी पड़ती है, ये समझने के लिए कि भाई हम इन चीजों को और कैसे जो है चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे टीचरों से जो है व्यूज लिए जाते हैं, और व्यूज लेने के बाद जो सीबीएसई के सीनियर्स होते हैं वो हमसे व्यूज लेने के बाद फिर वहां पर जाकर के जो है जब सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होती है तो उनको जाकर के प्रपोजल रखते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है। तो हमें पता है कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे अब कि इसमें से क्या आ रहा है, ईएम वेव में से क्या आ रहा है, ईएम वेव में से आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन आनी चाहिए, उस इक्वेशन की एक एक बारीक बातें पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और उसके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वही करेक्टरिस्टिक्स मतलब वही आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ईएम वेव की, ठीक है। इसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया आ रहा है, मतलब कोई डेरिवेशन नहीं आ रही है इस चैप्टर से, आपको डेरिवेशन नहीं करना, अगर आपको किसी ने करवाई भी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई डेरिवेशन नहीं करनी, इवन चाहे वो एनर्जी डेंसिटी वाली ही क्यों ना हो, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी की जनरली टीचर्स करवाते हैं, बट आपको वो भी नहीं करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तोते की तरह याद करना है, किसकी तरह, तोते की तरह याद करना है, क्यों, क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है, हो सकता है कि एक बार को ऊपर वाला ना आए पर नीचे वाला आ जाए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आता नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं सर ने तो कांटा लगा दिया अब ये नहीं तो आना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं आना, ये आना है भैया, ये भी आना है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है, बस इतना बताया है, अंग्रेज नहीं बनना है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्टिक्स, अरे बाबा ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर फिजिक्स का क्लास 12th के अंदर,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को, इतनी सारी डेरिवेशन, सर क्या क्या करके जाएं, क्या क्या करके जाएं, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करके जाएं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल करके जाएं, स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले पर क्वेश्चन करके जाएं, डेरिवेशन करके जाएं, ठीक है, मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन करके जाएं। यहां तक तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ के जाएं, स्नेल्स लॉ को अच्छे से पढ़ के जाएं, और उसके बाद टीआईआर की डेरिवेशन, ऑप्टिकल फाइबर का इन डेप्थ नॉलेज थ्योरी में, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस उसका डेरिवेशन, लेंस का डेरिवेशन, और लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है, और इनका डेरिवेशन तो इसी में इंक्लूड हो चुका है यहां पर और यहां पर। उसका मैग्निफिकेशन उसका भी डेरिवेशन, पावर ऑफ लेंस उसका भी डेरिवेशन, वो एक ही बात है, अगर आप यहां इन दोनों को ड्राइव कर चुके हो तो बाकी सब आपसे ड्राइव हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये तो याद ही करना पड़ेगा। पर ये क्या रटने वाली चीज है? नहीं, इससे पूछेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको कम से कम इसके 10 न्यूमेरिकल लगा करके जाने हैं, जिसमें मल्टीपल लेंसेज एक साथ रखे हो, चाहे 2 या 3, ठीक है। कोई सी भी एक बुक चूज कर सकते हो, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है अगर आपको सीबीएसई में 90 प्लस स्कोर करना है, 95 तक जाना है। देखिए 99 तो फिजिक्स में आने बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है, 100 तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ गिनती के बच्चे आते हैं। देखिए मैं आज एक वर्कशॉप में गया था वहां पर, तो वहां पर ना उन्होंने एक डाटा दिया कि डीएवी के 500 समथिंग स्कूल का डाटा था, मैं देख रहा था, तो उसमें 5 बच्चे केवल 100 वाले थे, केवल 5 बच्चे, सोचिए। और जबकि बाकी सब्जेक्ट के जो थे वो 110, 102, 70, 30, ठीक है, 80, कुछ कुछ तो 150 भी पार कर गए थे कुछ सब्जेक्ट में, तो ठीक है। तो ऐसे मतलब इतने इतने बच्चों ने 100 स्कोर किया उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, पर फिजिक्स में 5 बच्चे दिखे। तो बेटा ये ना फिजिक्स की ब्यूटी है। देखो फिजिक्स में 100 लाना बहुत इंपॉसिबल काम है, उसका रीजन समझो यार। फिजिक्स क्या है? नेचर। नेचर को बनाते वक्त कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस एरर तो हो गई भाई, जो चीज कंस्ट्रक्ट होती है उसमें एरर होता है। हम सब्जेक्टिव वो पढ़ रहे हैं जिसमें एरर है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ हम एरर कैलकुलेट करते हैं ना, हर चीज में हम एरर कैलकुलेट करते हैं। फिजिक्स में ऐसा होता ही नहीं कि एरर कैलकुलेट नहीं किया। हम तो प्रैक्टिकल में जीने वाले बंदे हैं, हम ये थोड़ा ना कहते कि नहीं ये तो आइडियल केस है जी, इसमें तो एरर हो ही नहीं सकता। हम तो कहते हैं इसमें एरर है, हर चीज में एरर है। तो हम उसको टॉलरेंस का नाम दे देते हैं कि भाई ये अगर मैंने बोर्ड है, इस बोर्ड की डायमेंशन दे दी आपको, तो उसमें मैं प्लस माइनस जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि जरूरी तोड़ना है कि मैंने जो डायमेंशन दी है वो एक्यूरेट होगी एकदम। तो आप कैसे सोच सकते हो कि फिजिक्स में 100 में से 100 मार दोगे यार? फिजिक्स में 100 में से 100 तो भाई दो वजहों से आ सकते हैं। पहली वजह है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की मेहनत की हो, और दूसरी वजह है कि आप भाई ऊपर वाला भी आपके साथ हो, तो आप 100 ले आएंगे। नहीं तो 100 का सपना मत देखो, जितने रिलायबल है ना, जितनी चीजें हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे, ठीक है। हाइपोथेटिकल बातें नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 10 न्यूमेरिकल करके जाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एंड नंबर ऑफ थिन लेंसेज के, ठीक है, कि आपके पास कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसे लेंसेज आपने मल्टीपल लगा दिए उनके। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डेरिवेशन, अभी भी ध्यान रखना, डेरिवेशन मिनिमम डेविएशन का, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। जो मिनिमम डेविएशन का ग्राफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ बनता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दोनों का डेरिवेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाएंगे। टेलीस्कोप में दोनों पढ़ के जाएंगे, ठीक है, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग टाइप हो या रिफ्रैक्टिंग टाइप, और इनकी मैग्नीफाइंग पावर अच्छे से, और दोनों के 5-5 न्यूमेरिकल ट्राई करके जाएंगे, और अच्छे से ट्राई करके जाएंगे, ऐसे नहीं कि हवा में ट्राई कर दिया वहां गए भूल गए, ठीक है, भूलना नहीं है वहां पे जाके। चलिए बात करते हैं आगे थोड़ा सा और। तो वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, नो डेरिवेशन चैप्टर। यहां से मैं आपको बता दूं 10 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स से लेकर के नीचे के जितने भी चैप्टर हैं सेमीकंडक्टर तक, नो डेरिवेशन चैप्टर होते हैं वो, ठीक है। मतलब उनमें से कोई भी डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, उनसे सारे न्यूमेरिकल आएंगे या फिर थ्योरी आएगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना बेटा, है ना, कि इससे आप अवॉइड करें कि कोई भी डेरिवेशन अगर आपको दिखता है तो आप उसे अवॉइड करें। तो वेव फ्रंट क्या होता है, अच्छे से बनाना आना चाहिए, वेव फ्रंट बनाना आना चाहिए।
और उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, हाइगन्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, और उसका जो एजम्पशंस थे वो सारे आपको याद होने चाहिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ हाइगन्स प्रिंसिपल से वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई की तरफ से। ये बताइए पूरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बन जाता है ये, तो फिर आप क्या, आप इतना सारा चैप्टर पढ़ के जाओगे, पता चला यही आ गया, आपको आता नहीं हुआ तो क्या फायदा होगा उसका। तो इसलिए आपको ये पढ़ के जाना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ, हाँ ये मैंने करवा दिया कि प्रूफ कैसे करना है इसको। इंटरफेरेंस फिनोमिना, इसके न्यूमेरिकल जितने हो सके, इंटेंसिटी वाले, ठीक है, या फिर पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा या मिनिमा निकालने वाले, या फिर फ्रिंज विड्थ के न्यूमेरिकल, ये सारे आप अच्छे से तोते की तरह याद करके जाएंगे, और एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे बिना डेरिवेशन करे। उसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। नो डेरिवेशन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मूर्ख बच्चों को कितना भी सिखा लो पर वो नहीं मानते हैं, वो उसका डेरिवेशन करके ही जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया, तुम्हारे पास और टाइम था तो तुमने कुछ और क्यों नहीं किया, फिर तुम कहते हो नंबर कम आ रहे। तो ध्यान रखना है इस बात का। कोहेरेंट सोर्सेस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्सेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। असर्शन रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं इस कोहेरेंट सोर्सेस के नाम पर, ठीक है। मैंने देखे हैं जो लास्ट कई सारे पेपर देखे मैंने, तो उसमें कोहेरेंट सोर्सेस को लेके बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं, डिफ्रैक्शन फिनोमिना अच्छे से पढ़ के जाइएगा सिंगल स्लिट पे, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, आपको बता दूं बहुत सारे डिफ्रैक्शन होंगे, बट उसमें से आपको फ्रॉनहोफर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसका सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ कितना होता है उसी पर न्यूमेरिकल आएगा। देखो फिक्स है न्यूमेरिकल इसमें, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो डिफ्रैक्शन में मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर होगा वही न्यूमेरिकल आएगा, इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पोजीशन का न्यूमेरिकल या विड्थ का न्यूमेरिकल आएगा। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब कोई डेरिवेशन नहीं है, ना इंटरफेरेंस की ना डिफ्लेक्शन की। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, ओ भाई ज्यादा बोल दिया, जल्दी जल्दी, थकान होगी भाई, थकान होगी, थकान गायब। चलिए शुरू करते हैं। ड्वेल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर, क्या पढ़ना है भाई इसके अंदर, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। मैंने आपको पहले बता दिया डेरिवेशन करने का पाप ना करें, ये पाप से कम नहीं है। देखो डेरिवेशन करोगे आप, मना किया है, फिर भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो पाप ही लगेगा तुम्हें, नंबर भी नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है। मेहनत मेहनत बर्बाद करोगे ना मेरी, तो नंबर भी नहीं आएंगे, शराप लग जाएगा मेरा। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में पढ़ के जाना, डेरिवेशन करो मत करो, ठीक है। तुम्हारी अपनी इच्छा है, मैंने बता दिया नहीं आ रही डेरिवेशन, पर डेप्थ में पढ़ के जाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ये देखो, ये देख रहे हो, हार्ट्स एंड लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है, थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो कोई बच्चा ये नहीं कहे कि मुझे जी ये नहीं आता था, मैं चैप्टर पढ़ के गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के गया, मुझे न्यूमेरिकल भी लगाया मैंने तो भाई ये कर लिया, बस मेरे को ये नहीं पता था सर ये भी आने वाला है, लिखा है ना, तो तोते की तरह याद होना चाहिए। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अच्छे से, उसकी एजप्शंस, उसकी थ्योरी पूरी पढ़ के जानी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ रही है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ के जानी है। और इसके बाद डी ब्रोगली भैया का रिलेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव का डेफिनेशन, मैटर वेव की एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल अच्छे से दिमाग में डाल के ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर बोल रहा हूँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट लिखा तो एक्सपेरिमेंट पे ही ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, स्कैटरिंग पढ़ना है, स्कैटरिंग एंगल का नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ जो ग्राफ है वो देखना, ठीक है। और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये सारे डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद बोर्स का हाइड्रोजन मॉडल, हाइड्रोजन एटम मॉडल जो था वो पढ़ना। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस फॉर nth ऑर्बिट, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बेटा एक्सप्रेशन, डेरिवेशन नहीं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता, तो मैंने अभी बताया ना, हमारी वर्कशॉप होती रहती है, हमारे को ना स्पेशल वोकेबुलरी दी जाती है, मेरे पास अभी पड़ी है, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ अभी, ठीक है। बाहर पड़ी है, मैं, आप 1 मिनट वेट करिए, मैं लेके आता हूँ।
तो ये देखिए बेटा, ये देखो, ये जो है कैसे सीबीएसई पेपर डिजाइन करेगा, ये रहा। इसके बाद ये देखो सीबीएसई का हैंड आउट, ये कॉन्फिडेंशियल होता है थोड़ा सा, ठीक है, बट मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए, ये देखिए पूरी वोकैबुलरी लिखी है कि किस किस वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इसका इंटरप्रिटेशन भी हमें बताया जाता है। ये देखो सारे ए टू जेड कि एनालिसिस अगर है तो एनालिसिस के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है, इवेल्युएटिंग वर्ड है तो इवेल्युएटिंग के लिए कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता है कि वो क्या बोल रहा है अंग्रेजी में, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है, हर चीज का मतलब एक ही नहीं होता। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन, नो डेरिवेशन। उसके बाद वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो है ना, ये वाला लास्ट वाला पार्ट, ये ये ठीक है, और ये स्पेक्ट्रम लाइंस, पाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, पाशन सीरीज, ठीक है, उन सीरीज का जो रेंज आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जैसे पाल्मर का विजिबल रेंज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए टिप्स पे। मतलब अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा ना, तो थ्योरी जो आ रही है वो टिप्स पे याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए ये 3 वाले टॉपिक, ये 3 टॉपिक पे न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियाई चैप्टर। न्यूक्लियाई में सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, साइज ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन आता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो डेंसिटी होती है वो एटॉमिक मास से इंडिपेंडेंट होती है, तो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ लेना। मास एनर्जी रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आना तय है, जिससे आप पहले मास डिफेक्ट पढ़ोगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ोगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ोगे, और फिर उसके बाद आप आराम से मास एनर्जी रिलेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों ही अच्छे से पढ़ के जाना। इसका एक ग्राफ जो है उसमें एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये वाला ग्राफ आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस अपॉन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के साथ एक ग्राफ है, आप अच्छे से स्टडी करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ पहुंचते हैं, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में, और अब तक अगर आपने पूरा जो है वीडियो देख लिया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है, तो ध्यान रखना बेटा, शराब लग जाएगा फिर से, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, और फ्री में अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर, तो आप लोग भी उस चीज की वैल्यू करो, ठीक है। आप लोग जितना जो है, आपकी फीस यही है, तो गुरु से एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि गुरु से ली गई जो भी शिक्षा होती है वो जब भी जो है संपूर्ण होती है। चाहे आप ये मान लो मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, ठीक है। बट जो है सच्चाई यही है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा यही कहा कि अगर आपने किसी भी गुरु से कोई भी शिक्षा ली है तो आपको उसको गुरुदक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो मेरी गुरुदक्षिणा सिर्फ इतनी होती है कि आप एक तो पूरा वीडियो सही तरीके से देखा करो, ठीक है, आधी अधूरी वीडियो मत देखा करो, क्योंकि कुछ नॉलेज चली जाती है, कुछ नॉलेज आ जाती है। बेटर है कि आप सफिशिएंट टाइम निकाल करके वीडियो देखें। दूसरा, जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, उस पर कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। क्या जा रहा है सब्सक्राइब लाइक करने में तुम्हारा? पेमेंट दौड़ने लग रही है? या तुम्हारा यूट्यूब भर जाएगा? और अच्छी चीज करवा रहा हूँ, कोई ये नहीं कि बुरी बुरी चीज को सब्सक्राइब करवा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर, चलते हैं स्टडी करते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, तीनों के लिए आपको जो है बैंड थ्योरी का डायग्राम आना चाहिए। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक में भी एन टाइप और पी टाइप और पीएन जंक्शन जैसे हॉट टॉपिक आने वाले हैं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टॉपिक वेरी वेरी हॉट टॉपिक कहलाता है फिजिक्स के अंदर। जबकि सेमीकंडक्टर जो कि 7 नंबर का आने वाला है, इतना बड़ा मार्क्स अपने आप में कंटेन करके, इतना तो पहले के चैप्टर नहीं है जिनमें वो पढ़ाने में इतना टाइम लग गया, उनका नहीं है इतना अकेले का, ये अकेला इतना लेकर के आ रहा है जिसको पढ़ाने में मुझे 2 या 3 दिन की क्लास लगती है मैक्सिमम। सेमीकंडक्टर डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में
ठीक है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बैच में दोनों में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और ये सारी चीजें डेप्थ में आनी चाहिए। देखो कम चीजें लिखी है तो कम का मतलब है डेप्थ में आनी चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। तो आपको रेक्टिफायर फुल वेव और हाफ वेव, बेटा बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर तो तोते की तरह रट लेना एकदम बिल्कुल। और जिसका डायग्राम है ना बिल्कुल एकदम पिक्टोग्राफिक मेमोरी एकदम छाप लेना दिमाग के अंदर, ठीक है। ये जरूर जरूर जो है करना, ताकि आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे फिजिक्स के पेपर को खत्म करने में। आप 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 30 मिनट के अंदर पेपर खत्म कर दें। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, चाहे वो कोई भी वजह रही, ठीक है, आप भूल गए या आप टेंशन में थे या आपको आता ही नहीं था, जो भी वजह रही, आप उसको ठंडे दिमाग से आधे घंटे बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। आधे घंटा आपके पास बहुत होता है, ठीक है। आप अपने अपने पेपर को दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें सिखाई जा रही है ताकि आप अपना पेपर 2 घंटे 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दें। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत था। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक से, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके पीडीएफ मैं आपके लिए लेके आऊंगा और आप पीडीएफ जो है मेरे से व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो जो भी और आपको नए अपडेट नई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, चाहे वो एग्जाम जेई एग्जाम की हो, जेई एडवांस की हो, या जेई नीट एग्जाम की हो, या फिर इन एग्जाम्स के अलावा हो, जैसे आईसर का एग्जाम हो गया या फिर आपका वीआईटी का हो गया, बिट्स का हो गया, इन सब के ऊपर भी डिस्कशन हम इस चैनल पर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बेटा, बाय बाय।